मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इसके पहले के अध्याय में भाग 1 में हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में हमने शांति और मिस्टर शिंदे मिसेस शिंदे की कहानी पढ़ ली है, जो किसी काल्पनिक आपराधिक बारे में थी। आज जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने FIR के बारे में सुना है, या क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना तो देख चुके हैं और अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो भूमिका निभाए हैं, जैसे पुलिस हो गए, जज न्यायाधीश हो गए, वकील हो गए, सरकारी वकील, बचाव पक्ष के वकील, इनके भूमिकाओं के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य भूमिका किसकी किसकी होती है, जैसे कि पुलिस, और संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार क्या कहा गया है और DK बसु दिशा निर्देश क्या कहते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आपराधिक न्याय व्यवस्था में जो भूमिका निभाने वाले लोग होते हैं, महत्वपूर्ण लोग होते हैं, वो है पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। ये 4 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, 4 महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स होते हैं, रोल होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले बताना चाहूंगा कि पुलिस हमको मालूम है, पुलिस, सरकारी वकील और बचाव पक्ष का वकील हम किसको कहेंगे? दोस्तों, हमने देखा है कि देश में लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में हर किसी नागरिक की सुरक्षा करना, हर किसी नागरिक के हितों की रक्षा करना, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। और अगर हम इस कहानी के माध्यम से देखेंगे तो यहां 2 पक्ष आते हैं, 2 पक्ष आते हैं। एक है शिंदे और दूसरा है शांति। और शिंदे और शांति, इनमें अगर हम देखेंगे न्यायिक प्रणाली में, तो शिंदे पर अन्याय हुआ है क्योंकि इनकी चोरी हो गई है, और शांति पर इल्जाम लगाया गया है क्योंकि इनको शक है इस पर। अभी देखिए, जब शिंदे का ये नुकसान हो गया, चोरी हो गई, मतलब इनका नुकसान हो गया है, और जिसका नुकसान होता है उसकी सुरक्षा करने का जिम्मा सरकार का होता है, सरकार का होता है। और इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जिस व्यक्ति पर अन्याय होता है उसकी सुरक्षा करना, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए शिंदे की बाजू या शिंदे का मुकदमा जो लड़ेंगे वो है सरकारी वकील, क्योंकि सरकारी वकील यह राज्य में जिन व्यक्तियों पर अन्याय होता है उनका बचाव करना, उनको सहायता देना, यह सरकार का काम होता है। और अभी ये शांति पर इल्जाम लगाया गया है और शांति को यह साबित करना है कि उन्होंने चोरी नहीं की है, और इसीलिए बचाव पक्ष यह शांति का हो गया। तो इस प्रकार से सरकारी वकील विरुद्ध बचाव पक्ष, मतलब क्या है, यह सरकार विरुद्ध शांति हेम्ब्राम केस बन रही है। तो इस प्रकार से यह सरकार, तो इसको हम सरकारी वकील को हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और बचाव पक्ष को हम बोलते हैं डिफेंस लॉयर। तो इस प्रकार से पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब शिंदे की भूमिका, शिंदे की बाजू पेश करेंगे, और बचाव पक्ष मतलब डिफेंस लॉयर जो कमला राय है वह शांति की बाजू मुकदमे में पेश करेगी। तो यहाँ हो गए, यहाँ अलग अलग रोल होते हैं सरकारी वकील और बचाव पक्ष का। आइए देखते हैं कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो अपराध जो होता है वो किसी भी अपराध के बारे में जो शिकायत मिलती है उसकी जांच करना, यह पुलिस लोगों का काम होता है।
और जांच करने के लिए गवाहों के बयान होते हैं, उनको भी दर्ज करना पड़ता है और साथ साथ में सबूत भी इकट्ठा करने पड़ते हैं जो उनको मुकदमे के वक्त अदालतों में पेश करना पड़ता है। और पुलिस को अगर लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई देता है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, जिसको हम चार्जशीट कहते हैं, दाखिल कर देती है। तो इस प्रकार से अभी साधारण या प्राथमिक रूप की तहकीकात करने के बाद जब पुलिस को यकीन हो जाता है कि दोषी पर आरोप साबित हो रहे हैं तो उसकी चार्जशीट वो अदालत में पेश करते हैं। और कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं ये न्यायाधीश तय करते हैं, कोई पुलिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली ऐसी है कि जहां पुलिस वालों को या पुलिस लोगों को केवल तहकीकात करने का अधिकार है, न्यायदान करने का अधिकार केवल न्यायालय को ही आता है। अगर हम कानून के शासन की बात करते हैं तो कानून के शासन में हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है और केवल व्यक्ति ही नहीं तो पुलिस भी इसी कानून के तहत आते हैं। और पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी पड़ती है, क्योंकि कानून में जिस प्रकार से प्रावधान रखे गए हैं, जिस प्रकार से सूचनाएं दी गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, मानवाधिकारों के अनुसार उनका हर किसी व्यक्ति का सम्मान करते हुए उनको जांच करनी पड़ती है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जो शांति के साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया गया है या शांति का जो भाई है सुशील, इसके साथ जिस प्रकार बर्ताव किया गया है वो सही था? क्या उसमें कानूनों का पालन किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी व्यक्ति, मतलब जिसको गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ के बारे में पुलिस को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और उन्हीं दिशा निर्देश के अनुसार ही उनको जिसको गिरफ्तार करना है उसके साथ पेश आना है। और इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने, गोली मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है जैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, कि शक के आधार पर अरेस्ट किया जाता है, फिर उसको सताते हैं, पीटते हैं या उसका एनकाउंटर भी करते हैं, मतलब गोली मारने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन क्या है, और जब इस प्रकार से होता है तो ये कानून और मानवाधिकारों का हनन किया जाता है, ऐसा माना जाता है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से दिशा निर्देश के अनुसार ही पुलिस लोगों को अपना कार्य, अपनी जांच करनी पड़ती। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार क्या कहा गया है कि उसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के समय जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं पुलिस, उस वक्त जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से की जा रही है। एक तो अगर आपको कोई पुलिस लोग गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो आपको ये अधिकार होता है कि पुलिस को पूछ सकते हैं क्या कोई खास वजह है जिसके आपके पास कोई रिटन प्रूफ है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का भी अधिकार है। तो मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको 24 घंटे के भीतर किसके सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी अधिकार होता है। और गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का भी अधिकार है। मतलब क्या, पुलिस लोग आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, आपको सता नहीं सकते हैं, आपको पीट नहीं सकते, आपको गाली गलौज भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं जो अनुच्छेद 22 के अनुसार। पुलिस में अगर आप कुछ इकबाल या बयान देते हैं तो आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस लोग कस्टडी में, हिरासत में जबरदस्ती मारकर, पीटकर, उस पर दबाव डालकर उसको बयान दर्ज, मतलब झूठा बयान देने के लिए भी कह सकते हैं। ऐसे हालात में जो बयान दिया जाता है वह सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसमें 15 साल से कम उम्र है, जिनकी उम्र 15 साल से कम है, मतलब वो बालक है, या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। केवल सवाल पूछने के लिए
तो वो सवाल पूछने के लिए वो पुलिस लोग खुद उनके घर जाकर भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी को हम डी के बसु दिशा निर्देश भी हम कहते हैं। जैसे कि उसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले जो पुलिस अधिकारी की जो पोशाक पर उसकी पहचान मतलब उसकी नेम प्लेट होनी चाहिए, उसका पद वहां स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। ये डी के बसु का कमीशन बिठाया गया था, उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए हैं। दूसरी बात है, गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए, क्योंकि हमने इसके पहले देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जा रहे पुलिस, उनके पास ऐसा सबूत होना चाहिए कि वो किस लिए उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख भी होना चाहिए। उससे सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह भी होने चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। मतलब क्या है कि इस प्रकार की प्रक्रिया जो पुलिस लोग जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं उनको ये पूरी करनी पड़ती है। जो अरेस्ट मेमो होता है, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के उस पर दस्तखत होने चाहिए, क्योंकि वो दस्तखत होने के बाद ही उसको अरेस्ट करनी चाहिए। और गिरफ्तार किए गए या हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का भी अधिकार है। जानकारी देने का अधिकार है, क्योंकि जिस व्यक्ति जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वह अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को वो बता सकता है कि मुझे पुलिस इस कारण के लिए या इस वक्त गिरफ्तार कर रही है या उसको कस्टडी में लेकर जा रही है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। इस प्रकार से दिशा निर्देश कहाँ दिए गए हैं? डी के बसु के दिशा निर्देश या उसके वो जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें बताए गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों का जवाब खोजते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जब चोरी के इल्जाम से शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक हिरासत में रखा गया। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानून सही थी? आप सोच सकते हैं। क्या इससे डीके बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? बिल्कुल सही। उनका अगर डीके बसु के दिशा निर्देश अगर हम देखेंगे तो जिस प्रकार से सुशील के साथ बर्ताव किया गया है उसका पूरा का पूरा उल्लंघन हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे थे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था, ये भी आप सोच सकते हैं। और अलग स्थिति में अगर हम देखेंगे, मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर ये शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी FIR दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में FIR लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। अगर हम ये देखेंगे कि मिस्टर शिंदे का 20 वर्षीय लड़का उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा ले गए हैं और यह ऐसी शिकायत दर्ज करने के लिए अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस लोग भी यकीन नहीं करते, क्योंकि इस गरीब महिला के पास 15,000 कहाँ से आ गए? क्योंकि मिस्टर शिंदे अमीर आदमी है और उसका लड़का अमीर बाप का लड़का होने की वजह से उसको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ती है? ठीक है, इस प्रकार से उनके कयास हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने भी अंदाज लगाकर अपने उत्तर लिख सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें डी के बसु दिशा निर्देश में कहा गया है कि जबरदस्ती से बनाए गए जो बयान होते हैं पुलिस कस्टडी में, वो मुकदमे में सबूत के तौर पर नहीं माने जाते, नहीं इस्तेमाल कर सकते। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस अध्याय के कुछ मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की है। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।